हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिस में। हम जो है पढ़ रहे थे तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसको हमने खत्म किया है फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर। अब जो है आज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें हम लोग हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एनीमिया के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एनीमिया क्या होता है। और इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दो जो है सिलेबस में आपकी दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, पहले एनीमिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो एनीमिया जो होता है ना, आपका नॉर्मल जो होता है बॉडी में ब्लड की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को बहुत ही ज्यादा हम लोग बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। पहले मान लो कि बॉडी में, ठीक है, O2 का लेवल डाउन हो जाए, नॉर्मल ब्लड O2 लेवल डाउन हो जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइपोक्सिया की कमी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आरबीसी काउंट क्योंकि कम हो गया है, और आरबीसी कम हो गया है तो O2 इन ब्लड जो है कम हो जाएगा, और टिश्यू डिमांड करेगा O2 की। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो हीम प्लस ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बना है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर मतलब, और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा फिर, तो होगा किडनी रिलीज इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, और इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, ये जो रेड बोन मैरो होता है उसको स्टिमुलेट करेगा कि भैया एक काम करो, तुम आरबीसी का प्रोडक्शन करो, और आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो जो हमारी O2 की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, और हमारा जो सारा फंक्शन था एब नॉर्मल वो नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जनरल चीज बताया हूं। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आखिर क्यों हुआ, ये पैथोफिजियोलॉजी है, इसको हम समझ लेते हैं एनीमिया की। आप इसको लिख सकते हैं सब में। इसमें की क्या है कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन और एसिडिटी का लेवल यदि बॉडी में कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, डिमिनाइज O2 कैरियर कैपेसिटी गड़बड़ हो जाएगी, और इससे हाइपोक्सिया, सांस लेने में दिक्कत होगी, हाइपोक्सिया इंड्यूस इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन फंक्शन, और इस कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे, जिसमें देखते हैं मरीज का सांस भी फूलने लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होती हैं, पर मेनली जो है ये पैथोफिजियोलॉजी की होती है, और इसी को आप जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मेगलोब्लास्टिक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एनीमिया का कंडीशन मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ और चीजें हैं कि परसेंटेज किसमें क्या होती है। ये एक नॉर्मल बेसिक है, मैन में 13 ग्राम पर DL से अधिक होना चाहिए, फीमेल में 12 से अधिक होना चाहिए, प्रेग्नेंट में 11 से अधिक होना चाहिए, और बच्चों में बात करें 2 से 6 जो इन्फेंट होते हैं उसमें 9.5 ग्राम पर DL से अधिक होना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स की बच्चों बात करने तो आई फैटिग्यू लगेगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी, फिर क्या होगा, इंसोम्निया कंडीशन आएगी, ब्रिटल नेल हो जाएंगे, कायलोंचिया मतलब कि स्पून से नेल दिखेंगे, और ब्रिटल हेयर हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करने तो वही CBC की जांच करवा दो तो उसमें पता चल जाएगा। और ट्रीटमेंट की बात करने बच्चों तो ट्रीटमेंट में वही आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट दे दो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है तो B12 दे दो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, जनरल इंट्रोडक्शन था। अब आइए आपको बच्चों आपके कोर्स के हिसाब से आपके सिलेबस में क्या दिया है। आपके सिलेबस में जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। ये रहा सिलेबस आपका, जिसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करने। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आयरन का जो सोर्स क्या होता है, एग होता है, मीट होता है, लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, रेजिन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट कंट्री हैं वहां पर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हो गया इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, फिर ये श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती रहती है इसकी, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाता है और एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो E2 पैथोजेनेसिस की बात करने पहले कि आखिर होता क्यों है, तो इसमें इंटेक डिक्रीज हो जाता है किसका, तो जो लो आयरन रिच फूड है, मिल्क फेड इन्फेंट है, इन सबका जो है इंटेक डिक्रीज हो जाता है, तो ये चांसेस होती हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के। डिमांड क्या बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी के समय, लैक्टेशन दूध पिला रही है यदि मदर अपने बच्चे को तब, और ग्रोइंग चिल्ड्रन के को ये आयरन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद है इंक्रीजिंग लॉस कब हो जाता है, जब किसी का नाक से खून आ रहा है, मतलब इपिस्टेसिस, नोज ब्लीडिंग। ठीक है, हीमोप्टाइटिस जो होती है जिसमें ब्लड इन कफ होता है, फिर पाइल्स की दिक्कत है, फिर वर्म, हुक वर्म छोटे बच्चों में होता है, और इन मेंस्ट्रुअल लॉस जो है वो बढ़ जाता है, और लॉस इन चाइल्ड बर्थ
इंक्रीज हो जाता है और एस्पिरिन कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें जो है ब्लड लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनको ये सारी कंडीशन हो सकती है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, तो इस कंडीशन को कहते हैं सीलियक डिसीज। ठीक है, सीलियक मतलब कोलम सीलम रेक्टम पढ़ा ही होगा आपने, तो सीलियक डिजीज जो होता है सीलम साइड में होता है, जिसमें कि जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी एटियोपैथोजेनेसिस थी, और यदि आपको उसकी जो है पैथोजेनेसिस लिखनी है तो आप जो है ये चीज प्रिफर कर सकते हैं। इसमें ये आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ बच्चों आइए साइन और सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है इसके, तो इसको देख लेते हैं। देखो साइन सिम्टम मैंने एनीमिया में जो पढ़ाया था वही साइन सिम्टम्स होंगे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, चक्कर आएगा, पेल स्किन हो जाएगी, फिर क्या है ईयरली ब्रीथनेस होगा, प्रेपिटेशन होगा, कोई आयरन की कमी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब टंग की बात करने, इसमें एग्री रेड होगा, बहुत ज्यादा लाल दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। नेल जो होंगे ड्राई ब्रिटल स्पून शेप होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएटेड हो स्ट्रिएशन होगा। ब्लड टेस्ट की बात करें तो माइक्रोसिस्टिक, यदि ब्लड टेस्ट आता है तो माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक, जिसमें कि आरबीसी की नॉर्मल साइज छोटी होगी, और एमसीबी और एमसीएच ये दोनों ही घट जाएंगे। याद रखे रहना, ही भूलना मत। एमसीबी मीन कार्पसल वॉल्यूम घट जाएगा, एमसीएच मीन कार्पसल हीमोग्लोबिन जो है घट जाएगा। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नॉर्मल होंगे, सीरम आयरन नॉर्मल मतलब घट जाएगा, और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है घट जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कंडीशन इसमें देखने को आपको मिल सकती हैं। फिर बात करें फेरिटीन की, तो ये भी लो आयरन स्टोर है, घट जाएगा। अब है मैनेजमेंट, किसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट आसान है इसका, जिसमें कि आप क्या करो, आयरन की कमी तो आयरन उसको दे दो, और जो फूड में कमी है वो देख लो, और यदि कोई दूसरी है जैसे ब्लीडिंग आ रही है वो आ रही है तो उसको रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कंडीशन में देखेंगे। नॉर्मल चीज है जिसमें आयरन टेबलेट हम देंगे। यदि साइड इफेक्ट्स के कॉन्स्टिपेशन और ब्लैक स्टूल हो रहा है, ब्लैक स्टूल ज्यादा बहुत ज्यादा गाढ़ा है तब उसमें दिक्कत होती है। बाल जैसे काले यदि हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल काले हैं, ठीक है, आपको लग रहा है तो समझ लो आयरन ये पेशेंट ले रहा है, तो समझ जाना इससे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। विटामिन सी उसको जरूर देते हैं कि एब्जॉर्प्शन को आयरन की बढ़ा देता है, तो ये ज्यादा प्रेफर की जाती है। ओरल आयरन की बात कर लें तो फेरस सल्फेट 200 mg TDS जो है उसको दी जाती है पेशेंट को, मतलब कि फेरस सल्फेट फॉर्म में है। ठीक है, यदि फेरस की बात करें तो 195 mg आयरन उसको पर डे के हिसाब से मिलेगा। इसका ख्याल रखने की जरूरत है हमें, और कंटिन्यूस इसे जो है 3 से 6 मंथ चलाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन कंडीशन। अब इसकी बात करें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की, यदि पेशेंट जो ओरल नहीं ले पा रहा है तो क्या करेंगे, वहां पर हम उसको इंजेक्शन देने का कोशिश करेंगे, जिसमें आयरन डेस्ट्रॉन या फिर आयरन सुक्रोज यूज करेंगे। यदि ये प्रीफर जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसकी जगह पे हम रिसेंटली जो है फेरिक आइसोमाल्टोज एंड फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज जो है प्रीफर करते हैं। इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, एलर्जी कम काज करता है, इस कारण जो इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने कैसे पढ़ाया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बताया। आयरन के बारे में हम लोगों ने कुछ बता रखा था, जो कि ये रहा आपका। इसमें आयरन के बारे में हमने पढ़ाया कि एनीमिया क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझाई आपको, नॉर्मल वैल्यू समझाई, और साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में पढ़ाया। फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ाया, और उसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में आपको समझाया, फिर इसके साइन और सिम्पटम्स के बारे में, फिर ब्लड टेस्ट, और उसके बाद जो है उसके मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाया। तो दोस्तों बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि इससे रिलेटेड वीडियो से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।